हेलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला में मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा शरबत के दो मिश्रण। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है। दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों को 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का क्या अनुपात होगा। पहला मिक्सर है, उसमें अनुपात है 4:3। दूसरा मिक्सर है, उसमें अनुपात है 3:2। तो इनका टोटल मिक्सर 7 है। ये टोटल मिक्सर कितना है? 5 है। तो दोनों मिश्रणों को तभी ही हम मिक्स कर सकते हैं जब इनका टोटल मिक्सर है वो समान होना चाहिए। तो इसको टोटल मिक्सर को समान करने के लिए इसको तो कर देंगे हमें 5 से मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिक्सर हो जाएगा 20 और 15, और ये मिक्सर कितना हो जाएगा 21, 14। अब हमें कहा गया है कि दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिक्स करना। 1:2 को मतलब पहले मिक्सर का तो हमारे पास होना चाहिए 1 भाग, दूसरे का कितना होना चाहिए? दूसरे का भाग होना चाहिए 2 भाग। अब इनको मिक्स करेंगे तो क्या होगा? देखो पहले 1 भाग है तो इसका मतलब पहला भाग 20, पानी का भाग पहले में 20 हो गया, दूसरे में कितना हो गया 2 के, तो टोटल कितना हो गया 21 दूनी 42 अनुपात। पहले में शरबत का अनुपात हो गया 15, दूसरे में कितना हो गया 14 दूनी 28, तो कितना हो गया? ये हो गया 62 अनुपात 43। तो 62 अनुपात 43। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या क्या है? एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है। इसका परिमाप 64 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब लंबाई और चौड़ाई में अंतर, लंबाई को L, चौड़ाई को B वृत्त माने, तो पहली बात से हम क्या लिख सकते हैं? L - B बराबर 6। दूसरा परिमाप दे रखा है आयत का 64, तो परिमाप होता है क्या? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 64, तो L + B बराबर कितना आ जाएगा 32। इसका मतलब दो संख्याओं का अंतर 6 हो, योग 32 हो, तो वे संख्या क्या क्या होंगी? निकालने का सीधा तरीका होता है पहले इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 38, 2 का भाग देंगे तो एक संख्या तो हो जाएगी 19, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 13। इसका मतलब लंबाई हो गई 19, चौड़ाई कितनी हो गई 13, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब 2 को 9 से गुणा करें 27 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 7, और वो एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका आयतन भी दे रखा है हमें 924 घन मीटर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पता है बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 है, और आयतन और आयतन कितना होता है बेलन का? πr²h। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। 924/264। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, और 1r से 1 घात कम हो गई, तो कितना बचा? r/2 बराबर, देखो ये जिनसे कट रहे हैं उनसे काट दो। देखो इसमें अंतिम दोनों अंक 24 है, यहाँ 64 है। इसका मतलब अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाए तो उस संख्या में पूरे में 4 का भाग जाएगा। 4 दूनी 8, 6 से 4 3 12, 4 एकम 4, इसमें 4 छक 4 का भाग दें, 4 छक 24, 4 छक 24। अब देखो इसमें 6 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, 11 छक 66, इसमें 11 का जा रहा है, 11 दूनी 22, और बचा कितना 1, 11 एकम 11। अब देखो इसमें जा रहा है 3 का, 3 दूनी 6, 3 7 21। ये देखो
इधर बच गया 7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 7, आर का मान 7 आ गया। लेकिन हमें क्या पूछी है, बेलन की ऊंचाई पूछी है, बेलन की ऊंचाई पूछी हमें। 2 पाई आर एच बराबर हमें दे रखा है 264। 2 पाई, पाई का मान 22/7 आर इंटू एच, तो 7 से 7 कैंसिल, 44 आएगा। एच बराबर 264/44। अब देखो 44 का हमें भाग नहीं देना, अब ऐसा ऑप्शन देखना है जिसको गुणा करने पर, 44 से गुणा करने पर ऊपर उनका यूनिट इकाई अंक 4 बन जाए। 4 से अगर 4 लें और 4 से इसे गुणा करें तो इकाई अंक क्या बनेगा, 6। जो ऊपर बनना क्या चाहिए, 4, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 लें, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, इकाई अंक क्या बनेगा, 4, तो ऑप्शन क्या होने वाला है, 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% बढ़ा दी जाए तो शंकु के आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। हमें पता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये अचर राशि है, ये भी पाई का मान भी अचर होता है, तो किस पे फर्क पड़ेगा, एक तो आर स्क्वायर एच पे पड़ेगा। आर स्क्वायर में भी 10% की वृद्धि कर दी है और इसमें भी 10% की वृद्धि कर दी है, दोनों में 10% की वृद्धि की गई है। तो देखो 10 की वृद्धि का मतलब 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पे कितने की वृद्धि, 1 पर वृद्धि। तो आर स्क्वायर में पहले आर स्क्वायर था, सॉरी पहले आर की वैल्यू 10 थी और एच की वैल्यू भी कितनी थी, 10। अब वृद्धि होके 1 की वृद्धि हो गई, कितनी होगी, 11, 11 का स्क्वायर इंटू 11, तो ये कितना हो गया 1000। 1000 पे कितने, ये कितना हो गया 1331। तो 1000 पे कितने की वृद्धि होगी, 331 की। 100 पे कितनी वृद्धि होगी, 10 का भाग दे तो 100 पे होगी 100 पे कितनी वृद्धि होगी, 33.1 की वृद्धि होगी। 100 पे वृद्धि 33.1 की, तो उत्तर क्या हो जाएगा 33.1। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता होगी, कम से कम एक चित आने से, एटलीस्ट 1 हेड विल अपीयर। तो देखो एक सिक्के उछालते हैं तो क्या क्या स्थितियां बन सकती है, एच और टी। लेकिन 2 सिक्कों को उछालें तो क्या क्या स्थितियां हो सकती है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये स्थितियां संभव है। लेकिन एक सिक्के को 3 बार उछालें तो क्या क्या स्थितियां हो सकती है, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, और क्या स्थितियां हो सकती हैं, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये कितनी स्थितियां हो सकती हैं, 8 स्थितियां हो सकती हैं। ये 8 स्थितियां, इसमें पूछा है कम से कम एक चिट आने की, क्या कम से कम एक चिट आए। कम से कम एक का मतलब होता है 1 आए, 2 आए या 3 आए, कम से कम एक तो आना ही आना चाहिए। तो एक सोचने का तरीका, कम से कम एक चिट काउंट कर लें, कम से कम इसमें आ रहा है 3 चिट आ रही, हमें तो कम से कम एक चाहिए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कम से कम एक इसमें भी आ रहा है, कम से कम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बस इसमें नहीं आ रहा। तो कितने में आ रहा है, 7 में आ रहा है, तो 7। और टोटल कुल स्थितियां कितनी होगी, 8, और अनुकूल स्थितियां कितनी होगी, 7। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7/8। या दूसरी तरीके से हम दूसरे मेथड से ऐसे सोच सकते थे, कम से कम एक चित, सीधा सोच सकते, कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता होगी। तो हम ऐसे सोच सकते हैं, कम से कम एक चित आए, तो एक भी चित नहीं आए वो सोच सकते थे, एक भी चित नहीं आए वो एक स्थिति, एक भी चित नहीं आए, टी टी टी, एक भी चित नहीं आए तो इसका मतलब पट आए। 500 को सॉरी सिक्के को उछालने पर केवल पट्टी आई, तो ये एक स्थिति हो सकती थी, ये एक स्थिति हो सकती, तो इसकी प्रायिकता होती 1/8। ये तो चित आने की है, तो इसको 1 में से माइनस कर देते हैं तो कितना बता, 7/8। आगे वाला क्वेश्चन देखो, हमें पूछा है भोजन और दवा में किए गए कुल खर्चों का अनुपात ज्ञात करना है। तो भोजन पर कितना है, 30%, और दवा पर कितना है, 12.5%। 12.5 का मतलब है 12.5, 12.5। ये दशमलव हटेगा तो
10 से गुणा कर दो, ये 300 हो जाएगा और ये 125। ये देखो 25 से काटें, 25 से काटें, अंतिम दो अंकों में अगर 25 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 25 से कटेगी। ये देखो 5 कम है 25, बचा कितना 5, 25 दूनी 50, 25 बन जाए 112:5। अगला क्वेश्चन सत्य कथन पूछा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत है? क्या 0 पूर्ण संख्या लेकिन वो प्राकृत संख्या है क्या? तो पहला ऑप्शन गलत। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या क्या पूर्णांक है? तो ये भी गलत। प्रत्येक पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या जैसे 2 पूर्णांक है क्या परिमेय संख्या होती है? इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 है, इसको 0/1 के रूप में लिख सकते हो। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, बात सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक -1 है, क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या पूर्ण संख्या है क्या? नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, सत्य कथन पूछा है हमें, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। बात सही है, हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्या ले हम, वर्गमूल 3 + 2 वर्गमूल 3, दोनों का योग करेंगे 3 वर्गमूल 3। कौन सी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? इररेशनल नंबर, ये इररेशनल नंबर हो गया। एक को मैंने वर्गमूल 3 ले लूं, दूसरे को -वर्गमूल 3 ले लूं, तो कितना आ गया? 0। और ये क्या है? ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर। तो ये परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं, तो ये बात सही होगी। एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। बात सही है, सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब हो गया नॉन जीरो, मतलब 0 नहीं है परिमेय संख्या। और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। सही बात है, नॉन जीरो कोई भी नंबर ले लो वो परिमेय, और उसको गुणा कर दो अपरिमेय संख्या से। 2 वर्गमूल 2 और 3, 2 वर्गमूल 3, तो कितना है? 2 वर्गमूल 3। ये क्या होगी? एक इररेशनल नंबर। तो ये तीनों सही हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचय 12 वक्र में से कम और से अधिक का वक्र होता है। से कम वाला होगा, से कम वाला वक्र नहीं है क्या? वो तो हमेशा विद्यमान वक्र होगा, इंक्रीजिंग। से कम वाला इंक्रीजिंग होगा और से अधिक वाला हमेशा डिक्रीजिंग होगा। कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीज। तो पहला ऑप्शन सही। दिए गए चित्र में BAC कोण 60 डिग्री दे रखा है, BCA कोण 20 डिग्री दे रखा है, तो ADC कोण क्या होगा? ADC कोण क्या है? ये कोण पूछा है हमें, ये क्या होगा? देखो ये कोण 60 है इस त्रिभुज में, ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 20 डिग्री है, तो ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? ये 100 डिग्री का, 100 डिग्री का। ये देखो ये 100 डिग्री का हो जाएगा, तो देखो ये 100 डिग्री का हो जाएगा, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुजों को के समूह कोणों का योग कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय अगर चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पे स्थित हो तो उस चतुर्भुज को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इनके समूह कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये वाला कोण हमारे पास निकल के आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। देखो दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है?
देखो अगले क्वेश्चन में बात की हुई है ए के मध्य की। ए का मध्य कितना आ जाएगा? ए का मध्य ज्ञात कर लेते हैं। 3 8 15 27 33 35 42 42/7 कितना आ जाएगा? 6। बाद में ए के बहुलक की बात की हुई है। देखो इस यहाँ ए के बहुलक की बात, ए का बहुलक कितना, जो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 7 आ रहा है। तो बहुलक कितना आ जाएगा? ए का बहुलक भी कितना आ जाएगा? 7। ए की माध्यिका की बात कर रहा है, तो माध्यिका में हम क्या करते हैं? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, और ये आंकड़े जो दिए हुए हैं तीनों में 7 आंकड़े हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए अगर विषम आंकड़े हों तो उसमें 1 जोड़ देंगे, 7 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8, और 2 का भाग दें तो कौन सा? वो 14 आरोही क्रम में लिखकर चौथा पद देखेंगे। तो देखो 2 3, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, तो कितना आ जाएगा? 6। बी की माध्यिका की बात करें तो बी की हम माध्यिका निकाल लेंगे, सीधी माध्यिका, वही चौथा पद देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 7 आ गया। अब सी के किसकी बात करेंगे? सी के मध्य की बात करेंगे। तो देखो 5 4 9 3 12 20 24 30 42, तो कितना आ जाएगा? सी का मध्य 42/7 कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब सी का मध्य कितना आ रहा है? मध्य 6 आ रहा है। सी का मध्य 6 आ रहा है, और बी की माध्यिका कितनी आ रही है? 7। तो ये दोनों तो बराबर है नहीं है। ए का मध्य और सी का बहुलक और निकाल लेते हैं। सी का बहुलक कितना होगा? सी का बहुलक निकाल लो। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 4। तो सी का बहुलक और ए का मध्य कितना है? 6। सी का बहुलक कितना है? 4। क्या ये दोनों बराबर है? तो ये ऑप्शन भी करें। बी की माध्यिका कितनी है? बी की माध्यिका 7। ए का बहुलक कितना है? ए का बहुलक भी 7 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? क्या ए का माध्यिका बहुलक तीनों समान आ रहे हैं क्या? 6 7 6 तीनों समान आ रहे हैं कि? तो ये ऑप्शन वैसे कैंसिल है। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन था। रीट मेंस में इस बार इसी लेवल के क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इन्हीं क्वेश्चनों पर ज्यादा गौर करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में एक आदमी ने 1 रुपए में 5 पेन खरीदे। 1 रुपए में कितने पेन खरीदे? 5 पेन। 1 रुपए के 4 पेन बेचता है, तो उनका लाभ 1 रुपए में 4 पेन बेचता है। ये उनके पेन हो गए और ये पेन हो गए। 1 रुपए में 5 खरीदता है और 4 बेचता है, तो उसको उनका लाभ प्रतिशत बताना कितना है। तो इन क्वेश्चनों को करने का एक आसान सा मेथड ये होता है, इन जो क्वांटिटी दे रखी है उन क्वांटिटी को बराबर कर लो। तो 5 और 4 कब बराबर हो सकते हैं? जब इसको मैं गुणा कर दूं 4 से, इसको गुणा कर दूं 5, दोनों का लहजा ले लो बस। तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो 4 रुपए में कितने पेन हो जाएंगे? 20 पेन। या 5 रुपए में कितने पेन बेचेगा? 20 पेन। देखो 4 रुपए में 20 पेन बेच रहा है, 5 रुपए में भी 4 रुपए में 20 पेन खरीद रहा है और 5 रुपए में 20 पेन बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो गया? 1 रुपए का लाभ हो गया। कितने पर? 4 रुपए पर। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 100 से गुणा कर दो। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 25%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या? अगले क्वेश्चन में दी गई आकृति में PQ और RS दोनों क्या है? समांतर है। PQ और M कितना डिग्री दे रखा है? QM का मान 70 दे रखा है। SMO देखो SMO इसका मान कितना दे रखा है? 20 डिग्री। OSM कोण का मान पूछा है। OSM कोण का मान, OSM इस कोण का मान पूछा है, कितना होगा? इस कोण का मान हमें पूछा है। देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों समांतर रेखाएं। ये 70 का है, तो ऐप की आकृति में जो कोण बन रहा है, ऐप की आकृति में ये दोनों संगत कोण है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 70। अब देखो ये अपने पास त्रिभुज है, तो ये कोण 20 का हो गया। ये कोण हमें से पूछा है
और बाह्य कोण कितना का आ रहा है, ये दोनों इस त्रिभुज के क्या है, अंतः कोण है, इनका कोणों का योग ये विपरीत बने शीर्ष शेष बचे शीर्ष के बाह्य कोण के बराबर होता है। इन दोनों कोणों का योग त्रिभुज में शेष बचे शीर्ष के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो 20 प्लस ये कोण, इसको हमने अक्ष मान लिया बराबर 70, तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या। अब हमें पता 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी, 4 अंक आने चाहिए 1000, इसमें 4 अंक है, सबसे छोटी संख्या क्या है 4, और 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या। अरे हमें पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, अरे सबसे बड़ी संख्या लिखना सबसे आसान है, उतने ही 9 लगा दो जितनी बड़ी संख्या पूछे। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर मान लो हमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं देता 5 अंकों की, तो इन दोनों का अंतर देखो, ये लगभग 1 लाख के समथिंग है, और 19 से 1000 माइनस करते क्या 10,000 आता क्या, नहीं आता। क्या 1 लाख प्लस जाएगा क्या, दोनों का माइनस नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ऑप्शन होने वाले हैं तो इन दोनों में से होना है। अब देखो सारे, ये 99,999 लिखा हुआ है, 99,999 लिखा हुआ है। तो पहले ये वाली संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 5 अंकों की निकालने के लिए आप इनका क्या करो, इनका निकाल लो वर्गमूल निकालो। तो 2 पीछे से 2 के जोड़े छोड़ दो, 3 के वर्ग के आसपास है, तो ये 9 जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, ये 0, अगला पूरा, तो यहाँ कितना उतारेंगे 1, तो कितना बचेगा, एक बार जाएगा, तो ये 61, 8, 3, 38 बच गया, तो ये कितना हो गया 62, कितना हो गया 62। अब देखो यहाँ कोई संख्या रखें, ये देखो 4000 के समथिंग आ रहा है, तो हम देखो यहाँ 6 रख के देख लें, 6 रख के देखेंगे तो देखो ये 600 के आसपास है, 600 के आसपास है, तो 6 को गुणा करें 3600 के आसपास है, प्लस में 20 और है, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 37 से 56, 6 रखेंगे तो 37 56, इनको माइनस करेंगे तो देखो 3 4 1 143। इसका मतलब 143, अगर इस संख्या में 143 कम होता, इस संख्या में 143 कम होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो 99,999 से 143 कम कर दो तो कितना बचेगा, देखो 6 5 8 99,856। तो 1000 और 99,856 का अंतर क्या आ जाएगा, 1000 99,800 का अंतर कितना आ जाएगा 98,856। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन हम ऑप्शन से सोच सकते थे, 2 ऑप्शनों को तो हम 5 सेकंड में ही हटा सकते थे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, 121 रुपए को 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना। अगर हमें 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज SI और CI का अंतर पूछे तो सीधी बात यह है 10 गुणा 10 कर दो सीधे, 2 वर्षों का दर का 2 बार गुणा कर दो दर को और नीचे 100 का भाग दे दो, तो कितना परसेंट आएगा 1%। मतलब CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा 1%। तो ये हमारे पास जो मूलधन दे रखा है इसका 1% निकालो, तो 121 का 1% कितना होगा, 121 है उसका 1%, 1/100, तो कितना हो जाएगा 1.21। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस बार रीट में आने की, इस बार थर्ड ग्रेड मेंस में आने की पूरी संभावना है, और रीट एग्जाम में भी आ सकता है, भिन्न एग्जामों में आया है। देखो त्रिभुज ABC में AD
लंबवत है सीबी के, ये देखो ये लंबवत है सीबी के। ए ई, जो ए ई है ये ए, कोण सी ए ई का कोण द्विभाजक, कोण द्विभाजक का मतलब है बाइसेक्टर है, अर्धक है। क्या है? अर्धक, कोण अर्धक है, कोण अर्धक है। और कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज में एक सामने वाले शीर्ष का अर्धक हो और एक सामने वाली भुजा पर लंब काटे, क्या काटे? लंब काटे। ये अर्धक हो और ये सामने वाली भुजा पर लंब जाके मिले, तो इस लंब भुजा और इस अर्धक के मध्य वाला कोण शेष शीर्ष पर बने वाले कोणों के अंतर के बराबर होता है। शेष कोण बी सी और ए, तो ये वाला जो कोण है, इस कोण को मैं अक्ष नाम दे दूं, ये अक्ष कोण है, कोण अक्ष का मान बराबर होगा बी और सी दोनों के अंतर का हाफ होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये कोण 60 दे रखा है, सॉरी ये कोण 60 दे रखा है, ये कोण 40 दे रखा है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 - 40/2, तो कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। ये कोण 10 डिग्री का आ गया, ये कोण अपने पास 90 है, तो ये कोण कितने का बन जाएगा? 80 डिग्री का। कितना बन जाएगा? 80 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 140 डिग्री। अक्ष माने और बाह्य कोण को y माने, तो इनका दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 140। और हमें पता है आंतरिक कोण किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो वही बात है, दो संख्याओं का अंतर 140 है और योग 180 है, तो वो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, 140 + 180, 2 का भाग दे दो, 160 आ जाएगा। ये 160 आएगा, तो दूसरा तो आंतरिक कोण तो 160 आ जाएगा, बाह्य कोण कितना आ जाएगा? 20 डिग्री आ जाएगा। जो बड़ा कोण है वो 160 डिग्री, आंतरिक कोण है जो बड़ा कोण है वो आ जाएगा 160 डिग्री और बाह्य कोण कितना आ जाएगा? 120। अब हमें निकालनी है भुजाओं की संख्या। हमें पता है बाह्य कोण दिया हो तो भुजाओं की संख्या होती है 360/n, 360/n। बाह्य कोण बराबर 360, तो n का मान कितना आ जाएगा? 360/20, तो कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। अगला क्वेश्चन में क्या दिया देखो, 16,384 भाग इसका घनमूल दे रखा और 256 का घनमूल दे रखा। हमें 256 का घनमूल नहीं पता है और न 16,384 का घनमूल नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन सीधा तो हम कर नहीं सकते, तो इस पूरे का हम ले लेंगे घनमूल। इसको ऐसे लिख लेंगे 16,384/256। अब देखो इस अंतिम अंकों में 4 का भाग जा रहा है, इसके अंतिम अंकों में 4 का भाग दो, सीधा 4 का भाग दे देंगे। देखो सीधा 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 चौके 24 बचा 4 चौक 16, इसमें 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 4 चौक 16, 0, 9 चौक 36 बचा तो 6 चौके 24। अब देखो 8 का भाग जा रहा है, 8 का सीधा भाग दे दो, 8 × 64, इसमें 8 पंजो 40, 8 एकम है 8 और कितना बचा? 8 दूनी 16। इसमें देखो 8 का 4 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, 8 × 6 = 48, 8 चौक 32, तो घनमूल में कितना आ गया? घनमूल में आ गया 64। कितना आ गया? 64। 64 का घनमूल कितना होता है? 4। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।